हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज तक मैंने अपनी गाड़ी तो बहुत दिखाई है आपको, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, बट आज जो हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का जो है ये भी एक ईवी गाड़ी है, इसके बारे में आज जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ओनर का रिव्यू है। तो हम जो ओनर को बुलाते हैं फ्रेम में। तो आइए भाई साहब, फ्रेम में आ जाओ एक बार। ओनर को हम फ्रेम में बुलाते हैं और उनसे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ सीन है। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया 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 सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए गाड़ी पे। पहले तो आप अपना नाम और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भाई साहब आप चले जाओ यहाँ से। तो इधर गाड़ी का हाँ, थोड़ा नाम इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तरुण है और मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। हालांकि मैं झांसी यूपी का वासी हूँ। अच्छा, यूपी से हो? यहाँ क्या MNC करते में हो? एक जॉब करता हूँ। अच्छा, ओके, थोड़ा सा लाउडली बोलना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, ये आपने जो है ईवी नेक्सॉन ईवी ये कब ली? ये मैंने ली है 29 मार्च को। 29 मार्च को। तो इसी 2023 में ली है ना? 2023 लिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने आपको हो गए अभी तक। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ईवी लेने का क्या प्लान बना आपका? ईवी का प्लान, एक तो हरियाणा में सब्सिडी आ गई थी। अच्छा, बेसिक सा वही प्लान था। हाँ। उसके अलावा मेरे ऑफिस से ही मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था इसमें सब्सिडी के नाम पर, हाँ, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लोगे तो सब्सिडी वगैरह मिलेगा। अच्छा, तो वो थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट था, तो मैंने कहा चलो भाई, मतलब पेट्रोल वाले रेट में मुझे ईवी पड़ गई है। जो 4-5 लाख का हिसाब किताब होता है वो मेरा। कितने की पड़ी आपको ये? मैंने जब लिया था तो अभी जो इसका एक्स शोरूम प्राइस होने के बाद प्लस ऑन रोड प्राइस जो हो रहा है वो लगभग 18.25 के आसपास है। ठीक है, 18 लाख। मैंने 16.5 का दिया था, क्योंकि मैंने 2022 का दिसंबर का मॉडल लिया था ये। तो आपने 16.5 शोरूम वालों को दिए? मैंने, हाँ जी, नेट पे किया था। उसके बाद हरियाणा की सब्सिडी आ गई 15% मेरी। हाँ, कितनी आई थी? नेक्सॉन प्राइम एक्जेट प्लस मॉडल है। हाँ, और इसकी आई है 2,40,000। 2,40,000 रुपये आपकी सब्सिडी आ गई है। हरियाणा गवर्नमेंट की 15% की जो सब्सिडी थी एक्स शोरूम पर, वो आ गई है। ठीक इसके है। अलावा 3,10,000 रुपये मुझे मेरी ऑफिस की तरफ से मिल ओ रहे थे, भाई वो भी साहब, आ गए। 3,10,000, तो 2 और ये 3 मेरे को 5, नेट टू नेट 11 की पड़ी अभी। 11 लाख रुपए में आपको जो है नेक्सॉन ईवी प्राइम एक्सजेड प्लस वेरिएंट है ये, हाँ जी। जो टॉप एंड वेरिएंट आता है या सेकंड टॉप? नहीं, सेकंड टॉप, Second- लग्जरी वाला टॉप है। हाँ, लग्जरी वाला टॉप है, सेकंड टॉप वेरिएंट है। मतलब इसमें अकेला सनरूफ वाला आप हटा दें तो बाकी चीज़ें लगभग सिमिलर ही हैं। हाँ। लेदर सीट और सनरूफ के अलावा बाकी चीज़ें सेम हैं। तो आप इसी प्राइम पे जाने का कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन आपका? प्राइम का मेरी इतनी लंबी रेंज का वो नहीं था कि भाई मुझे कहीं आउट स्टेशन जाना है। मेरे लोकल की रनिंग है, मेरी और मेरे वाइफ की, तो हम लोग यहीं चलते हैं। तो मैंने कहा 200-250 भी चल जाती है तो काफ़ी है। हाँ। हालांकि कंपनी 325 बोलती है, 312 करीब, और रियल लाइफ में ये 200 ही चलती है। कैसे भी आप चलाओ 200 चल जाएगी आप। 200 चलिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उस समय आपने ये नेक्सॉन ईवी देख रहे थे, उस समय कोई और गाड़ी भी कंसीडर की? हाँ, मैंने पहले टियागो भी देखी थी। टैगो ईवी में? हाँ, लग्जरी वाला मॉडल उनका जो टॉप वाला आता है वो देखा था। पहले तो आपका ये डिसाइड था कि मुझे ईवी पे ईवी लेनी ही लेनी है। ईवी लेनी है, वो मेरी फाइनल हो गई थी। उससे पहले मैंने अमेज टेस्ट ड्राइव की थी। उसी बीच में हमारे ऑफिस की तरफ से सब्सिडी का पता लग गया मुझे, तो मैंने कहा भाई चलो उसको भी फ़ायदा उठाते हैं उसका। हाँ। तो मैंने टियागो ईवी देखी, फिर वो थोड़ा सा ठीक ठाक लगी मुझे। फिर मैंने सिट्रॉन वाली भी देखी थी, EC3, ठीक है। उसके अलावा तो कोई और मार्केट में थी भी नहीं। बस ये दोनों कंपेयर किया मैंने। EC3 थोड़ा बेसिक सा हो जाता है अंदर से। गाड़ी अच्छी थी, चलाने में भी बढ़िया थी, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक थी। इसमें आपको सिर्फ गाड़ी मिलेगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके। और टियागो में सब कुछ था, हाँ। लेकिन फिर वो सेगमेंट चेंज था, वो हैचबैक वाला था। ये थोड़ा सा मिड SUV वाली में था, कॉम्पैक्ट SUV था। इसमें ये है कि आप लॉन्ग रन में भी कहीं आप जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो। थोड़ा सा रोडों की आपको हालत पता ही है। राइट। NCR भी कह लो, आप कहीं भी कह लो ऑल ओवर इंडिया में, तो अकेला हाईवे छोड़ दो तो बाकी रोड तो ऐसे होते हैं कि भाई आपको कॉम्पैक्ट SUV आपके लिए बेस्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बिक भी रही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और, महिंद्रा की XUV 400 भी आ रही थी मार्केट में। वो थोड़ी सी प्राइस वाइज भी ज़्यादा है। अच्छा। एक तो वही था, दूसरा मैंने सुना था वो कुछ LFP और NMC बैटरी का थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉन्ग ड्यूरेशन में वो थोड़ा सा डिग्रेडेशन उसका NMC वाले का ज़्यादा है। अच्छा। हालांकि लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में आप देखोगे तो परफॉर्मेंस वाइज वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आप देखो आपने बताया कंपनी से सब्सिडी मिली। देखो गवर्नमेंट तो अपना काम करिए, बट जो ये कंपनी जो काम करे है ना सब्सिडी वाला, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लगा। कौन सी कंपनी का था जो अपना
ये एक अमेरिकन कंपनी की। ओके, तो ये कंपनी वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो है आपको सब्सिडी मतलब कि सब्सिडी दिया इलेक्ट्रिकल गाड़ी पे। मेरे हिसाब से हर एक कंपनी को देना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो। उससे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपने एंड पे, अगर कंपनीज भी कर देंगी ना तो जो सर्विस क्लास है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स ईवी ज़्यादा। अभी क्या हो रहा है, ईवी की कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ रही है। हाँ। जैसे आपने बताया 18 लाख रुपए इसकी, अगर आज के टाइम में माने हम कोई अगर नॉर्मल लेने जाए, सब्सिडी है नहीं, बिना किसी डिस्काउंट के, बिना किसी भी सब्सिडी के, बिना सब्सिडी के 18 नहीं तो 16-17 मान लो, सब 17 कोई तो डिस्काउंट भी दे देगा तो 17 लाख रुपए में क्या आपको वैलिड लगती है ये गाड़ी? नहीं, 17 लाख में तो मैं कभी भी नहीं लेता। 17 कोई भी नहीं लेना चाहेगा, अगर उसको सब्सिडी ना ही मिले तो कोई भी नहीं लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एक आइस कार में और एक ईवी में। तो 7-8 लाख रुपए बहुत। 2-3 लाख का भी डिफरेंस तो चल जाएगा, लगभग 5 लाख का डिफरेंस आता है हर एक मॉडल में, तो वो थोड़ा सा नहीं चल पाएगा। ये पर्सनली मानना है। बिल्कुल सही है। तो कंपनियों को जाने के लिए लोग 20-20 लाख रुपए भी ज़्यादा खर्च देते हैं। लोग EV6 भी ले रहे हैं किया की, और आयोनिक 5 भी लोग ले रहे हैं, लेने वाले वो तो लग्जरी चीजें और BM भी ले रहे हैं। तो वो तो चलो, एक आम आदमी के लिए 18 लाख रुपए बहुत कॉस्टली है। अगर ऐसे सब्सिडी दे दे कंपनियां तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा भैया हर ब्रांड को। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ईवी गाड़ी ले ली, आपको ये पड़ गई 11 लाख की, अभी तक आपने एक थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो टियागो था उसमें सिर्फ मेरे ऑफिस से ही मुझे सब्सिडी मिल पा रही थी। हाँ। ठीक है, और उसमें ऑफिस में भी था कि 12 लाख के ऊपर की गाड़ी होगी तो आपको फुल एंड फाइनल मिलेगी, अदरवाइज 25% ऑफ द टोटल एक्स शोरूम प्राइस। अच्छा। ठीक है, तो वो मैंने उस हिसाब से देखा कि 12 लाख के ऊपर फिर वो टियागो का लग्जरी मॉडल आ रहा था। हाँ। लेकिन जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो 15 लाख से ऊपर थी। हाँ। इसलिए मैंने फिर वो कैलकुलेशन की कि अगर मैं 15 के ऊपर पहुंच जाऊंगा तो ये 1599 वाला मॉडल है एक्जेट प्लस जो आता है प्राइम का, इसलिए मैंने कंसीडर किया, अदरवाइज कोई और ऑप्शन मेरे पास था भी नहीं। तो आपने उस समय आपको सब्सिडी इतनी मिल रही थी, ये अपने पास मैक्स है, जैसे मैक्स को कंसीडर नहीं किया था? नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि सब्सिडी एक तो गवर्नमेंट की थी। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन थी कि किसी को मिलेगी, उस टाइम किसी को भी मिली भी नहीं थी उस टाइम तक। ठीक है, सबने अप्लाई कर रखी थी, तो सबका यही था कि भाई अप्लाई कर रखी, मिली किसी को भी नहीं। तो फालतू में कि 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा से मैं पहला बंदा था जिसने वो क्लेम किया सब्सिडी। तो वो भी थोड़ा सा डाइसी था कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक कंसिडरेबल अमाउंट था, तो भाई कंपनी बाद में ये ना कर दे कि बैकआउट ना कर जाए कि ना भाई नहीं दे रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें भी थी। तो वो उस चीज़ को मैं फिर वो सारा, आप क्या कहोगे कि वो रिस्क फैक्टर भी था, बिल्कुल सही बात और मेरी जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल सही बात। हालांकि बाद में जब मैंने ले लिया तो कुछ मुझे को ऐसे डिफरेंसेस लगे हैं कि जो इस गाड़ी में नहीं होने चाहिए तो वो हैं। चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैक्स ले लेते बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ। अब मुझे ये बताओ, ये है अपनी गाड़ी, लुक वाइज कैसी लग रही है आपको? फ्रंट से हम बात करें इसकी, लुक वाइज तो परफेक्ट है। परफेक्ट। ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सबसे ज़्यादा नेक्सॉन दिख ही रही है। इसका ये फ्रंट का हेडलाइट है, आपका हेडलाइट का थ्रो कैसा है? हेडलाइट का मुझे लगता है कि इन्होंने जो दिया है ना, इसमें प्रोजेक्टर तो दे दिया है, प्रोजेक्टर के साथ इन्होंने जो वो LED वाले देने चाहिए थे वो नहीं दिए, LED नहीं, हेलोजन दिए हैं। तो हेलोजन में थोड़ा सा थ्रो जो है कि आप नाइट अगर विजन आप देखोगे तो उतना परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो LED अपग्रेड नहीं करा सकते? नहीं, कराने का लोगों ने कराई तो है, क्योंकि आजकल वो शायद प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम आ गया है, वो तो कुछ है, लेकिन अभी तो मैंने तो नहीं कराई फिलहाल, और मुझे डाउट भी है क्योंकि कंपनी तो मना ही करती है कि कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना नहीं। कंपनी ये बोलती है कि ईवी गाड़ी है, उसके अंदर आप जो लाइट दी है वैसी ही आप रखो। हाँ, चाहे आपको रात को दिखे नहीं दिखे, वो आपकी हेडेक है। वो थोड़ा सा इवन फॉग लाइट भी हम चला देते हैं तो भी उसमें उतना इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, ये है साइड से कुछ इस टाइप से अपना लुक एंड फील आता है। ऑल गुड। ग्राउंड क्लियरेंस अपना कितना मिल जाता है इसके अंदर? इसका 210 है, 209 है शायद, 209 है। उसके बाद में अपना ये बैटरी लगी तो 205 के आसपास है, 204-5। हाँ, ये 205 हाँ। तो आपने अभी तक जैसे कितनी चला दी अभी तक आपने? ये लगभग 9000 के आसपास हो गई है। तो 9000 में कहीं आपको फील हुआ ग्राउंड क्लियरेंस कम है या बैटरी कहीं टक्कर रही है? कहीं भी नहीं, आज तक कहीं भी नहीं टकराई है। बस एक जगह मैं बीकानेर लेके गया था, तो वो काफ़ी, ये जो ओल्ड जयपुर वाला रोड है उसमें काफ़ी जगह मानेसर के आसपास गड्ढे हो गए हैं। और वो रात को मेरे को दिखे भी, मैं रात को 3 बजे के आसपास था, तो उसमें मैंने ब्रेक लगाया भी तो हल्का सा जर्क लेके वो नीचे से थोड़ा सा, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, तो आप पानी के अंदर से लेके गए इसको? पानी के अंदर से मैं लेके गया हूँ, लगभग आप समझ लीजिए कि इस रेंज तक मैं लेके गया हूँ। इस रेंज तक पानी तक लेके गए क्या? हाँ, वो मतलब रुकने वाली स्थिति नहीं थी, मैं सीधे निकलते हुए चला गया उस पानी में से, तो कोई ऐसा ही। तो बैटरी के अंदर कहीं दिक्कत नहीं हुई इससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे 10-15 मीटर का एक पैच था,
उसमें से मैं निकल गया था। अच्छा, अभी तक इसमें आपने बस थोड़ा सा एक इशू ये है कि यहाँ से ना ये जिसका जब ये व्हील वो निकलता है तो इसका कीचड़ यहाँ चिपक जाता है। हाँ, इसके लिए सॉल्यूशन ये है, इसके लिए सॉल्यूशन ये है। ये तो आप क्या कर रहे हैं, फुट स्टेप लगाने का। हाँ, लेकिन ये इस वाले में तो available अच्छा, है नहीं। प्राइम का भी आया नहीं हाँ, है, मैक्स वाले में लग रहा है। अभी आते हैं हम पीछे से बात करते हैं, पीछे का लुक वगैरह सारी चीज़ें ऑल ओके है। हाँ, पीछे से थोड़ा सा ऐसा लुक है कि ये मतलब क्या कहेंगे आप, हर बंदे को पसंद नहीं आता है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे तो पसंद आया है। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंसीडर कर लिया कि भाई नहीं वैसे भी पीछे का लुक का मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। हाँ नहीं, और फिर बॉक्सी सा लुक है, हर आदमी का अपना होता है, तो मुझे पसंद आया। मेरे को पैसे लगाने थे, मेरे को गाड़ी लेनी थी, मुझे पसंद होना ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, तो अब आप जो बता रहे हो कि आपने 9000 किलोमीटर चला ली, चार्जिंग का क्या सीन है? चार्जिंग का वैसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ होम चार्ज में ये लगभग आपको टोटल 0 to 100 होने में 11 घंटे ले लेती है। वो एक बहुत ज़्यादा टाइम है। चार्जिंग टाइम 5-6 घंटे सफिशिएंट होना चाहिए किसी भी ईवी के लिए। अच्छा, तो चार्जिंग आपका इसमें 7.2 किलोवाट भी आता है? नहीं, इसमें 3.3 वर्क करता है। हालांकि मुझे ये पता नहीं था, मैंने गाड़ी लेने के बाद ही मुझे पता लगा है। अच्छा, इसमें जो है स्लो चार्जर में 3.3 ही सपोर्ट करेगा, जो एसी चार्जर है। एसी चार्जर 3.3 वाला जो होम चार्जर देते हैं कंपनी वाले, लेग्रांड कंपनी का, वही इसमें वर्क करता है। अच्छा, आप इंडिविजुअल हाउस में रहते हो या फिर कहीं अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो? नहीं, मैं बिल्डर फ्लोर में रहता हूँ। बिल्डर फ्लोर में रहते हो, तो बिल्डर फ्लोर में आपका नीचे आपने चार्जिंग पार्किंग होती है वहाँ पे, तो प्राइवेट में कवर्ड पार्किंग है तो वो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी फ्लोर मेरा 5th है। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सपोज करो आप अपना बिल्डर फ्लोर में हो, अगर कोई बंदा 14वें फ्लोर पे लेता है, जैसे सोसाइटी होती है अपनी, उसका कैसे मैनेज होता है, कोई आइडिया है आपको? नहीं, मेरे एक दोस्त ने लिया हुआ है, तो उसके साथ थोड़ा सा इशू रहा कि उसका एक सोसाइटी के अंदर था, तो उसने पूरा 14th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक अपना वायर लेके आया। 14th फ्लोर मतलब उनको, हाँ, RWA वालों ने उनको अलाउ नहीं किया कि वहीं के वहीं एक अलग से उनके ही कनेक्शन में से दे दें। वो पूरा उनके अपार्टमेंट से ही वो नीचे तक वायर लेके आया, तो उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ गया वो। हाँ, वो एक नोएडा में ये चीज़ हुई है। अच्छा, वो एक थोड़ा सा मेरे को था कि ये चीज़ पूछें। चलो हम फिर उन दोस्त से कभी मिलेंगे। अब मुझे ये बताओ, आपने जैसे अब 9000 किलोमीटर आपने चला ही ली, तो आप डेफिनेटली कहीं न कहीं बाहर भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर आपका चार्जिंग का क्या सीन रहा है, कैसे आप चार्ज करते हो? चार्जिंग का तो फास्ट चार्जर्स लगे हुए हैं। ज़्यादातर मैं टाटा वालों पे ही रिलायबल हूँ कि भाई वो थोड़ा सा ये है कि वो एरर वगैरह नहीं देंगे। आजकल बहुत सारी जगह हो जाता है कि भाई एरर दे गया, HV कॉन्ट्रैक्टर का वेल्डर इशू आ गया, कहीं ये इशू आ गया, ठीक है, तो बैटरी का इशू आ जा रहा है, कई लोगों के गाड़ी में आया भी है। तो मैं टाटा वाले चार्जर पे ही प्रेफर करता हूँ मोस्टली, लेकिन मजबूरी में कई बार बंदा कर लेता है कि भाई जहाँ ऑप्शन नहीं है। बाकी ये रहा कि ये 21 किलोवाट से ज़्यादा पीक पावर लेती नहीं है, 21 किलोवाट के हिसाब से। जबकि अगर चार्जर आपका 30 किलोवाट का भी है या 50 किलोवाट का भी है तो भी ये 21 ही लेगी। ये थोड़ा सा कॉन मैं कह दूंगा इसमें, क्योंकि आप चाहें तो चार्जर आपका बड़ा है लेकिन आपकी गाड़ी उतना पीक पावर ले ही नहीं रही है, उससे ज़्यादा ले नहीं रही है, तो वो आपको 1.5 से पौने 2 घंटा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट टोटल में लग जाता है। 1 घंटा 40 मिनट आपको पूरा फास्ट चार्ज करने में लगता है। बोलती है कि 1 घंटे में 80% हो जाएगा, 1 घंटे में 80% कभी भी नहीं होता। वो सब कहने वाली बातें हैं, कंपनी कहती कुछ और है, होता कुछ और है। तो आपको ये नहीं लगता, ये जो 1 घंटा 40 मिनट लगभग 2 घंटे हो गए, ठीक है, 2 घंटे का ब्रेक, चार्जिंग इनिशिएट करने से लेके एग्जिट तक आपका लगभग 2 घंटे लग जाता है। अच्छा, तो 2 घंटे आपको ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये जो 21 किलोवाट ले रहा है, इसकी जगह 30 किलोवाट होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो चार्जर टाटा वालों के हैं वो 30 किलोवाट के ही हैं। हाँ, वो 25 और 30 के ही हैं। बट ये स्पोर्ट 21 किलोवाट करता है। तो अगर वो 30 कर रहा होता तो मेरे को लगता है कि ये 1-1.25 घंटे में हो जानी चाहिए थी चार्ज, लेकिन वो नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये भी कौन है। होम चार्जिंग में आपका 11 घंटे लगता है, वहाँ पे आपके 2 घंटे लगता है। हाँ, कॉस्टिंग क्या आती है बाहर चार्जिंग की? बाहर चार्जिंग की तो पहले तो मैंने सुना था काफ़ी सस्ती है, लेकिन जब से मैंने गाड़ी ली है मुझे तो सस्ती नहीं लगी है। हालांकि काफ़ी महंगी लगी है, क्योंकि 20-22 रुपए के आसपास उनका होता है, प्लस GST होता है पर यूनिट का चार्ज। तो 24 रुपये 25 रुपये के आसपास पड़ गया। अप्रोक्स 2425 पड़ ही जाता है। तो पूरी चार्ज करने में कितना लग जाए, कितनी यूनिट लगती है अपनी? 30 यूनिट की है, 30 किलोवाट की 750 रुपये, 750 मैक्सिमम आपका लग जाएगा। 750 के अंदर ये हाईवे पर बात करें तो कितने किलोमीटर रेंज दे देती है आपको? हाईवे पर लगभग 240-250। तो 750 में तरीके से 250-500 जैसे आप नॉर्मली आप चलाते हैं पेट्रोल गाड़ी को भी, कि भाई एवरेज भी देख के चलना है,
उस हिसाब से 250 ही देती है। हाँ। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत फन के हिसाब से चलाओगे तो 250 के आसपास रहता तो मतलब 220 230 हम मान के है। चले। ये आराम से आपको हाईवे पे मिल तो ये तो 350 रुपये कॉस्ट पड़ गई अगर हाईवे हम फास्ट चार्जर से चार्ज करें तो। जाएगी। 3.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाएगी आपको। और अगर होम चार्जर से करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है? होम से लगभग 300 रुपये, जो मैं 10 रुपये पर यूनिट पे करता हूँ मेरे ओनर को, तो 300 रुपये के आसपास मेरा खर्चा आता है और 200 के आसपास चलती है हर हालत में। अच्छा, तो 1.5 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। और अच्छा, उनको मैं इतना कैलकुलेशन फिर लगाता नहीं कि भाई 1.5 पड़ रहा है कि 1.25 पड़ रहा है क्या 1.25 पड़ रहा है, वो चलता रहता है। नहीं नहीं, आप तो इसलिए नहीं लगाते, आपको 11 लाख में पड़ी है। जो बंदा 18 लाख में गाड़ी लेता है हाँ जी, उसके लिए तो मैटर करेगा ना कि भाई कहाँ बचाएगा वो पैसा। भाई इंजन आईसी इंजन से एक्स्ट्रा उसने पे किया है तो वो कहीं ना कहीं तो होने मेरे घर वालों ने भी ये चीज़ बोली थी कि आप इतना एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हो। हाँ भाई उतना ही में आप कितने साल तक चला लोगे। तो फिर मैंने कहा मेरे को सब्सिडी भी मिल रही है तो मेरे को उसी रेट में वो पड़ जा रही है। हाँ हाँ हाँ। तब घर वालों को समझ में आया। फिर घर वालों को थोड़ा सा ये भी लगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अभी तक उन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा ही देखे थे ज़्यादातर। हाँ, बाइक जो आप स्कूटी widely देखी आप थी देखोगे तो या स्कूटी भी सिटीज़ में तो है लेकिन रिमोट एरियाज में या कस्बे वगैरह में नहीं है। जैसे कि मैं छोटे से सिटी में रहता हूँ जहाँ से एक बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर अभी ईवी आनी स्टार्ट हुई है। इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अभी आनी स्टार्ट हुई है। जब से ओला आई है उसके बाद से थोड़ा सा पकड़ा है जोर। पकड़ा है। तो घर वालों को ये था ये इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे चलेगी क्या है, लेकिन जब एक बार अगर कोई चला लेगा ना बंदा, हाँ। तो फिर वो ईवी पे ही शिफ्ट होगा, कोई और गाड़ी उसको प्रेफर करेगा नहीं वो, अगर उसका बजट अलाउ कर रहा है तो। अच्छा, ये बात सही है, घर वालों को बनाना इलेक्ट्रिकल गाड़ी के लिए बहुत बड़ा काम है क्योंकि उनका माइंडसेट वैसे ही पुराना वाला है। हाँ। ठीक है, फिर एक ईवी नई चीज़ है, उस पर 15-20 लाख रुपए लगाना भी एक अलग चीज़ है, तो वो घर वालों को भी बनाना। उनको थोड़ा सा ये भी लगता है कि टेक्नोलॉजी नई है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। आइस वाली मतलब गाड़ियां हैं वो 4-5 लाख भी चली होती हैं और लोगों को पता है कि क्या होगा इसके बाद, क्या होना है क्या नहीं होना है, कि 1 लाख चल गई है तो कौन सी सर्विस में क्या होना है, इसका तो कुछ भी नहीं पता है ना, क्योंकि अभी तक 2 साल या 3 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। कंपनी तो 8 साल और 1,60,000 की वारंटी देती है, लेकिन ना तो किसी के 8 साल हुए हैं और हार्डली 1-2 बंदों के 1,60,000 हुए होंगे तो हुए होंगे। हाँ, सही मतलब मेरी नॉलेज में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने लाख के ऊपर चलाई है। लाख से ऊपर चलाई क्योंकि 3 साल हुए हैं। 3 साल तो, हाँ, और 1 लाख किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होते हैं। रोज कौन ही कितना भागेगा, मतलब रोज दिन भर गाड़ी में तो घूमेगा नहीं। राइट। यहाँ पे आपने एक चीज़ और बताई कि आप टाटा के चार्जर को रिलायबल करते हो, तो आपने क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है दूसरे चार्जर पे? नहीं, मैंने तो नहीं किया पर्सनली, और बाकी मेरे साथ वाले जो कुछ बंदे हैं जिनके पास ईवी है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई उनका कोई HV इशू आ गया है, हाई वोल्टेज का कुछ इशू आया है कुछ पर्टिकुलर चार्जर्स के साथ। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी चार्जर का क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो वो तो फिर। अच्छा, आपके साथ आज तक आपने टाटा के साथ मैंने किसी को नहीं सुना कि उसको कोई इशू आया हो। अच्छा, क्योंकि टाटा की गाड़ी हो सकता है सही से सपोर्ट कर रही हो। हाँ, मतलब वो तो उनका जो भी है। आपके साथ आज तक कोई ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आपने देखा हो चार्जर है और वो चार्जर काम नहीं कर रहा हो, या ऐसा कुछ सीन? हाँ, मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो शायद मेरा ही फॉल्ट था कि मुझे प्रॉपर चार्जर लगाना नहीं आता था। मैं नया था उस टाइम पे। उसकी कुछ हैक्स वगैरह भी हल्की फुल्की की, भाई गाड़ी प्रॉपर हैंड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर गाड़ी लॉक भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, चार्जर में एक इमरजेंसी स्टॉप वाला बटन होता है। अच्छा। बंदे उसको दबा के और चले जाते हैं, बंद करने के टाइम पर नेक्स्ट जो बंदा आता है उसको थोड़ा सा इशू आ जाता है कि भाई उसका वो रिलीज़ नहीं करते हैं। नया बंदा है उसको ऐसे ही नहीं पता होगा। तो मेरे साथ 2-3 बार यही चीज़ हुई है कि वो इमरजेंसी बटन दबा हुआ था, मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, चार्जर भी अवेलेबल दिखा रहा है, कनेक्ट भी हो रहा है प्रॉपर, लेकिन वो चार्ज नहीं कर रहा, ऑटो कट ऑफ हो जा रहा है बार बार। ओके, तो वो थोड़ा सा इशू आया, बाकी तो मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं। एक चीज़ और इसमें मैंने सुना है कि आप हर कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो गाड़ी को, इन द सेंस कि जैसे फ़ोन चार्ज करते हो वैसे चार्ज कर सकते हो, आप कहीं पे भी गए हुए हो। इसका एक छोटा सा वो भी है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जहाँ अर्थिंग वाली चीज़ जगह है वहीं आप चार्ज कर सकते हो। इसको अर्थिंग मैंडेटरी है। अर्थिंग मैंडेटरी है? हाँ, जहाँ भी आप चार्ज कर रहे हो उस बिल्डिंग में या उस स्पॉट पे अर्थिंग होना जरूरी है। आप हर जगह ऐसे नहीं चार्ज कर सकते, आपने प्लग लगाया और मोबाइल की तरह आपका चार्ज हो गया। तो फिर ये भी मुझे गाड़ी लेने के बाद पता लगा। अच्छा, अर्थिंग का आपको पहले नहीं पता था? तो अर्थिंग का फिर क्या सीन है? अर्थिंग तो इंडिया में 1% भी नहीं है। नहीं, तो उसके लिए तो फिर लोगों ने अपना बना रखा है, एक अलग से वायर लेके उसका एक कॉपर की थोड़ा सा छड़ लेके कहीं भी गीली सी मिट्टी हो उसमें आप लगा दो, और या अर्थिंग किसी भी है उसमें आप थोड़ा सा गाड़ दो उसको, हल्का सा पानी वानी डाल दो तो अर्थिंग वाला काम बन जाता है। काम हो जाता है। ये जुगाड़ वाला काम है। जुगाड़ वाला है कि कहीं पे भी जाके करो। अभी वैसे अगर देखें तो अर्थिंग नहीं है इंडिया में, बहुत कम है। हाँ, बहुत ही कम जगह, ज़्यादातर जगह आपको पेट्रोल पंपों पे मिलेगी क्योंकि वहाँ थोड़ा हैवी लोड होता है। हैवी लोड होता है, या हैवी लोड जहाँ भी होता है उनके पास प्रॉपर अर्थिंग मिलेगी। अच्छा, इसका बूट स्पेस एक बार खोलो। बूट स्पेस का क्या कुछ सीन है? सफिशिएंट है आपके लिए?
हाँ मेरे हिसाब से परफेक्ट है, हम 2 ही बंदे हैं फिलहाल में तो अच्छा, तो उस ये हिसाब से परफेक्ट है। ये इसका चार्जर आता है जो 3.3 किलोवाट वाला है जो चार्जर है। 3.3 वाला चार्जर है। हाँ, ये बूट और स्पेस है। यही 3.3 का सब गाड़ियों में आता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे मैक्स हो। हाँ, ये सेम ही चार्जर आपको जो है देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर चल के हम देखते हैं क्या कुछ सीन है। आ दो। अच्छा, पीछे का स्पेस वगैरह क्या कुछ है इसका, रियर सीट्स का? मुझे थोड़ा सा पर्सनली कम लगता है कि थोड़ा ये सामान पड़ा है। ये जो लेग रूम है, हाँ हाँ, सामान को अवॉइड कर कोई दीजिएगा, बात नहीं। हाँ, वो हाउस होल्ड का चलता रहता है साथ साथ। ये जो थोड़ा सा स्पेस है ये थोड़ा सा मुझे कम लगता है। अच्छा, ये वाला जो है, हाँ हल्का सा, हालांकि कंफर्ट वाइज ठीक है, थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया है। अच्छा, पीछे एसी वेंट्स भी दिए हैं आपके, हाँ जी यूजफुल है। यूजफुल, हाँ एक बार को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यूजफुल है, क्योंकि जो तपती गर्मी होती है दिल्ली एनसीआर में तो अच्छी खासी गर्मी होती है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है। कम से कम हवा तो लगती है, ठंडी ठंडी थोड़ी सी भी हवा लगती है, उतना काफ़ी होता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये पैनल गैप वगैरह है, ये टाटा की बिल्कुल, ये क्या कहेंगे, ये इनका रहता ही है हमेशा। अच्छा, हमने एक बात तो की नहीं है, हाँ जी, टाटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सेल्स का? सेल्स का मेरा उतना बेटर नहीं था, क्योंकि जो उनकी कमिटमेंट थी उस हिसाब से चीज़ें नहीं थी। हालांकि उनके सेल्स वालों को कुछ पता भी नहीं होता है, जितना जो एक ईवी ओनर ओन करने जा रहा है वो इतना एनालिसिस और इतना रिसर्च करके आ रखा होता है कि वो ज़्यादा बेटर जानता है। टाटा के सर्विस सेल्स वाले हों चाहे सर्विस वाले हों, दोनों के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। तो सेल्स का क्या कहीं परेशानी हुई आपको, या फिर आपने खुद? परेशानी, उनको नॉलेज ही नहीं थी, उनको जितनी नॉलेज थी उन्होंने मुझे बता दी। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नहीं गया था, मुझे ये था कि हाँ ठीक है, ये जो छोटे छोटे फैक्टर थे जैसे 3.3 के ऊपर ये 7.2 वाला नहीं लेता है, हाँ, ठीक है, ये एक चेक उसमें इशू था। ये सब मुझे बाद में ही पता लगा है। या 21 किलोवाट से ज़्यादा का ये पीक पावर नहीं लेता है फास्ट चार्जर, तो उसका भी मेरे को पता नहीं। अच्छा, सर्विस करवाई है आपने अभी तक इसकी? हाँ जी, 2 सर्विस हो गई है इसकी। 2 सर्विस हो गई है। हाँ। कितने? एक पहली थी 2000 या 2 महीने का सिस्टम था, 1500 और 2 महीने का। दूसरा था 7500 और 6 महीने का। हाँ। 6 महीने से पहले ही हमारी 7.5 से ज़्यादा चल गई है, हाँ, तो इस वजह से ये 2 सर्विस हो गई हैं। कितनी कॉस्ट आई सर्विस में? फर्स्ट में तो फ्री थी, हालांकि उन्होंने वॉशर वो कुछ डाला था, हाँ, शैम्पू टाइप का वॉशर के लिए, हाँ, हाँ, तो उसमें लगभग 80-85 रुपये का उसमें बना था। हाँ। हालांकि वो उनके जो ईवी की ऐप है सर्विस वाली टाटा वालों की, उसमें वो 0 कॉस्ट दिखा रहा था। दूसरा सेकंड वाली सर्विस में इसमें 1825 के आसपास 1851 का बिल बना है, जो कि उनकी ऐप पर 1625 दिखा रहा था। मिसमैच है ये भी। हाँ, वो थोड़ा सा मिसमैच है। हालांकि वो ये कहते हैं कि जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके, लेकिन मैं जीएसटी भी काउंट किया तो वो मिसमैच ही हो रहा था। हाँ, तो ये इतना, इसमें हाँ गियर ऑयल वगैरह उस टाइम चेंज हुआ था, तो आगे ट्रांजैक्शन ऑयल कुछ बोलते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो गियर रोटेटर होता है, गियर नॉब के लिए। आगे आपको क्या लगता है सर्विस कॉस्ट क्या आने वाली है? मेरे हिसाब से सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो मतलब मूविंग पार्ट्स तो कुछ है नहीं, तो बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं रहनी चाहिए। बाकी देखते हैं, अभी तो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। आओ, आप उधर से आओ। तो देखिए ये है इसका पूरा इंटीरियर। आप चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं एक बार। हाँ, गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगता है आपको? इंटीरियर परफेक्ट है मेरे को। इंटीरियर की वजह से ही मैंने फिर गाड़ी इसको ओके किया था कि भाई चलो इंटीरियर कम से कम आउटडेटेड नहीं है, जैसे कि महिंद्रा वाली में बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है, दूसरा चीज़ है EC3 में भी सिट्रो वाली कंपनी जो कार है उसमें भी वही सेम इशू था कि बिल्कुल बेसिक सा उन्होंने दे दिया है। इसका इंटीरियर थोड़ा सा ऐसे लगता है फ्यूचरिस्टिक सा, ऐसा? हाँ, फ्यूचरिस्टिक तो नहीं, लेकिन हाँ एट पार तो कम से कम कह ही सकते हैं। अच्छा, सनरूफ की आपको ज़रूरत नहीं थी क्या? नहीं, सनरूफ की मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, हालांकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। लोग ले लेते हैं, लेकिन वो शो ऑफ वाला ही ज़्यादातर रहता है, क्योंकि वो 2-4 बार ही यूज़ करते हैं। जैसा कि NCR में गर्मी, बारिश या धूप वाला सिस्टम रहता है, तो वो तो मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा। अब गाड़ी स्टार्ट है ना? हाँ जी, गाड़ी स्टार्ट है, देखो एकदम साइलेंट है, कोई पता नहीं, बस हाँ, ये बस ये AC का आवाज़, AC का आवाज़ की आता आवाज़ चालू है। है। हाँ, ये आपका हैंड ब्रेक आता है, इसमें मैक्स में वो आता है इलेक्ट्रिकल वाला। हाँ, ये भी थोड़ा सा ये, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसको कैसी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी को, हर बंदे को पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक ही चाहिए हो, इसकी आदत होती है हमें। हाँ हाँ। अच्छा, ये रोटेटरी डायल है, ये मैंने सुना है ये लैग करता है कुछ ऐसा? हाँ, ये थोड़ा सा लैग तो मुझे भी पर्सनली फील हुआ है, लेकिन ये क्या है कि अगर आप प्रॉपरली ब्रेक दबा के ही ये रोटेट होता है, और अगर आपने अच्छे से ब्रेक दबा रखा है तो आप सीधे जहाँ भी आप जाना चाहो तो ये फटाक से चेंज हो ही जाता है। आप सीधे आप स्पोर्ट्स पे भी आ सकते हो, सीधे आप रिवर्स पे भी जा सकते हो। ओके, अच्छा, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी आपको इसी के अंदर दिया हाँ है? जी, हाँ जी। तो स्पोर्ट्स मोड पे आपने चलाया है? स्पोर्ट मोड पे चलाया है, काफ़ी अच्छा पिकअप हो जाता है, मतलब पीक पावर फिर
आप आइस वालों से आप कंपटीशन करना चाहो तो बहुत आगे निकल जाओगे इनिशियल में, मतलब आपको एकदम से टॉर्क जो जनरेट होता है। ये इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है, आप देख सकते हो। हाँ, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, HD वाला नहीं है तो बहुत अच्छी नहीं है इसकी। ठीक है, जैसी भी है। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर आता है अपना ये कितनी चला दी आपने, ये देख लो, ये है इसका मीटर। हाँ, तो ये इसके अंदर ये आगे अपना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इधर वाले म्यूजिक सिस्टम के। हाँ जी, ये यहाँ पे 2 ही बटन कैसे है, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता? इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, लेकिन उन्होंने बाद में अपडेट किया था। जो पहले नेक्सॉन ईवी आती थी वो सिंगल एक ही वर्जन आता था, उसके बाद जब मैक्स उन्होंने डाला है तो इस वाली जो नॉर्मल पहले जो आती थी उसका नाम प्राइम कर दिया। और उसमें उन्होंने अपडेट देके इसमें रीजन वाले मोड ला दिए हैं और क्रूज कंट्रोल ला दिया है। वो यहीं से टॉगल करके ही होता है वो। आप यहाँ से आप देखोगे तो ये रीजन आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ट्रिप A ट्रिप B वगैरह आ जाता है पूरा। उसके बाद ये रीजन आ जाता है, यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये आप 0 2 1 2 3 0 1 2 3 4 तरह के मोड हैं। इसको थोड़ा आपको ऐसे नहीं लगता कि रीजन को चेंज ये इससे होने की बजाय इसको बटन देना होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप क्रूज कंट्रोल यूज कर रहे हो तो आप रीजन यूज नहीं कर सकते उस टाइम पे। जो प्री सेटिंग आपने कर रखी है वही आपकी रहेगी फिर। या आपने रीजन पे आप चल रहे हो, बार बार आप चेंज करना चाहते हो तो फिर क्रूज कंट्रोल नहीं चेंज कर सकते हो आप। क्रूज में भी है कि आपने क्रूज लगा दिया तो उसके बाद आपकी MID पे कुछ और आप यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, वो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा तब जाके वो होगा, क्योंकि ये बाद में अपडेट दिया है तो मैं कहूँगा चलो ठीक ही है। आप क्या मैक्स के आए हुए 2-3 साल हो गए ना, 2 साल हो गए? नहीं, मैक्स लास्ट मिड ईयर में आया था, तो कम से कम इनको लगा तो देना चाहिए था। हालांकि हाँ, ये बाद था के कि उसके बाद वाले जो मैन्युफैक्चरर उनमें लगाना चाहिए, तो कम से कम लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया है। हालांकि मेरा भी वही भी कहना था कि 3.3 जैसे सपोर्ट करता था और टियागो में 7.2 करता है, तो टियागो में कर सकता है तो भाई नेक्सॉन इसमें प्राइम में भी करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एज इट इज गाड़ी रखी है, कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ नाम चेंज किया है। नाम चेंज किया, कोई वो प्राइम मैक्स। अच्छा, इसका ये टाटा और महिंद्रा के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनकी गाड़ी बिक रही है तो कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वो बिकने देते हैं, सुनते नहीं है जब तक कस्टमर की भी। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती है, जब तक बिक रही है बिकने दो। ये देख रहे हो गैप कितना? ये गैप्स आपको हर जगह मिलेंगे, अच्छे खासे पैनल गैप्स मिलेंगे कि आपका मतलब आप अपने कई जगह तो ऐसा है कि आप उंगली डाल के अपना आप प्रॉपर, ये जैसे ये जगह है यहाँ पर आप उंगली पूरा आपकी चली जाएगी। इतने गैप्स हैं, ये गैप्स है इसके अंदर। अब मुझे ये बताओ, इसका म्यूजिक सिस्टम का क्या सीन है? म्यूजिक सिस्टम साउंड क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लैगी लगता है। और ये इन्होंने पता नहीं क्या टाई अप कर रखा है हरमन वालों के साथ कि जब से हरमन का सिस्टम नेक्सॉन जब से आई हुई है, शायद 2018 में आई थी या 17 के एंड में आई थी, जब से ही हरमन आ रहा है और यही वाला सिस्टम आ रहा है। अब इन्होंने सफारी और हैरियर वगैरह में और नेक्सॉन का जो मैक्स टॉप एडिशन आया है, टॉप एंड आया है, हाँ, उसमें नया वाला स्टार्ट किया है देने का, जो 10.1 स्क्रीन है। ये 7.7 इंच वाली स्क्रीन ही जब से आ रही है और परफेक्ट तो करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा लैगी है, ये हम कह सकते हैं। साउंड क्वालिटी वाइज परफेक्ट है। आपको एवरेज आपने बताई दी, रेंज कितनी दे रही, सिटी में कितनी रेंज दे रही है आपको? सिटी में मैं वाइफ ज़्यादातर यूज़ करती है, सिटी में तो लगभग 200 की आराम से निकल आती है। 200 की निकल आती है। हाँ जी। और अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो वो हम अगर मैक्स से कंपैरिजन करेंगे उसमें बात आ सकती है। गन लॉक अनलॉक वाला सिस्टम होता है, वो भी मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि ये जो लॉक है यही गन अनलॉक का सिस्टम है, लेकिन ये डोर का अनलॉक का सिस्टम था। अभी कैसे होता है गन अनलॉक आपकी? इसकी गन इसकी लॉक होती ही नहीं है, वो थोड़ा सा एक रिस्की पार्ट है कि आपने अगर आउटडोर में कहीं चार्जिंग लगा रखी है और गन आपकी लगी हुई है तो कोई भी खींच के ले जा सकता है। नहीं तो गाड़ी आप चार्ज लगाते हो तो उसमें लॉक नहीं होती है? वो गाड़ी में तो लॉक होती है, लेकिन वो अगर आप जोर से आप खींच लोगे तो खिंच जाएगी वो। अच्छा, इस तरह का सिस्टम। अच्छा, और कोई आपको इसके अंदर फीचर वगैरह आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इस 18 लाख के हिसाब से क्या कुछ? 18 लाख के हिसाब से मेरा कहना तो यही है कि थोड़ा सा ये जो क्रूज कंट्रोल वाले प्रॉपर बटन होने चाहिए थे, या जो मतलब इन्होंने उस वाली रेंज में अगर हम जाएंगे गाड़ी में तो बहुत सारी फीचर्स आ जाते हैं कि वेंटिलेटेड सीट्स भी आ जाते हैं, मेमोरी सीट्स आजकल भी आने लगे हैं वो। लेकिन हाँ, 18 लाख के हिसाब से आप कहोगे तो जायज़ है, अदरवाइज़ तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये 5 लाख प्रीमियम इसी चीज़ का ले रहे हैं कि हम ईवी आपको दे रहे हैं तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम लेंगे। बाकी खुश हो गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया है, क्योंकि एक तो ये लेफ्ट वाला लेग मेरा बिल्कुल फ्री रहता है, और कई बारी तो भूल जाते हैं हम कि भाई अगर आइस मॉडल में कई बार घर जाके चलाता हूँ तो मेरे पास एक फिगो है और इग्निस है और मैग्नाइट है, वो तीनों आइस मॉडल हैं और एक डीजल है, 2 पेट्रोल हैं। तो उसमें वही एक बार तो मैं भूल ही गया कि भाई दबाना है और मैं बार बार गियर लगा रहा हूँ, गियर लग नहीं रहा था। ये चीज़ें हैं। डीजल का इसका कितना डिफरेंस है रीजन का? मतलब चलाने में मेरे हिसाब से लगभग 10 किलोमीटर की आपकी एवरेज तो बढ़ जाती है।
नहीं डीजल वैसे में। पावर का बोल रहा हूँ, डीजल का और इसका पावर। अच्छा, डीजल और इसमें कंपेयर करने में पावर तो मेरे हिसाब से टॉर्क तो बराबर ही है लगभग। हाँ। आप डीजल में भी अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, पेट्रोल के मुकाबले तो ज़्यादा ही कहेंगे इसको, क्योंकि अच्छा। इनिशियली आप किसी के पिकअप आप करोगे ना तो ईवी ज़्यादा तेज भागेगी, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही इसमें टॉर्क जनरेट हो जाता है, जो कि आइस मॉडल में थोड़ा सा देर से होता है, या डीजल वाले में हो जाता है, पेट्रोल वाले में नहीं होता है। और कोई शिकायत आपकी? नहीं, बाकी तो मुझे ऐसी कोई शिकायत है नहीं गाड़ी से। अच्छा। बाकी ये है कि इसमें जो यहाँ जो मिरर दिया हुआ है वो इधर भी देना चाहिए था। उनको लगता है कि अभी भी लेडीज वगैरह शायद नई ड्राइवर हैं, नहीं टाटा वालों को ऐसा लगता है। वो मैं बता देता हूँ, ये ना थोड़ा सेफ्टी कंसर्न होता है, लेडीज क्या फिर इसके अंदर देखने लग जाती है, ध्यान आगे नहीं रहता। अच्छा, मतलब वो हाँ पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि भाई आजकल थोड़ा सा आदमी लुक्स को भी ध्यान देने लगा है, तो अच्छा, यहाँ बैठे हुए ये सब कर सकता है। आपने लगा रखा है डैश कैम, हाँ जी। क्या जरूरत पड़ी इसकी? इसकी सिटी में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के ज़माने में। बाकी आप हाईवे पर भी जा रहे हैं तो कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एविडेंस कितने का पड़ा ये? इवन कई बार आपको चालान वगैरह हो जाता है कि भाई आपने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है, वो कुछ सब कर दिया, तो वो सब भी हो जाता है। ये मेरे को आगे पीछे दोनों साइड का पड़ा था, तो 12,000 के आसपास पड़ा था टोटल। ओके, चलिए आप एक बार बाहर आ जाओ। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक बार बताओ, इसके अंदर कोई एसेसरीज वगैरह आपने लगवाई है अभी तक? नहीं, एक्सेसरीज अकेला वो मैट वगैरह लगवाए थे, वो वहीं शोरूम से ही लगवाए थे। कितने के जब पड़े थे? गाड़ी उठाई थी तो 7,000 के आसपास उसका वो था, वो 7,500 का था और 7,000 का उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आपने इस गाड़ी पे करवा रखा है पीपीएफ। हाँ जी। ये जो देख रहा हूँ ना मैं। हाँ, ये हाँ। थोड़ा सा निकल गया। हाँ, तो क्या पीपीएफ कितनी कॉस्ट आई आपको इसकी? ये पीपीएफ की मेरे को 40,000 की पड़ी है, जिसमें कि 3 साल का सर्विस पैक इसमें इंक्लूड है। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी पे किसी भी तरह से पीपीएफ हट जाती है, कोई स्क्रैच आ जाता है, या पर्टिकुलरली आप भी यहाँ से स्क्रैच मार के और ले जाओगे तो नो क्वेश्चन आस्क और वो चेंज कर देते हैं। क्यों और जरूरत वो पड़ी पीपीएफ की? मुझे सबसे PPF पहले लेकिन सिर्फ मेटल वाले पार्ट पे उन्होंने किया हुआ है, और मेटल वाले पार्ट पर ही होता है उनका, या नहीं ये है। क्यों बाकी जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत क्यों? मुझे ये पड़ी है कि सिटी में ड्राइव रहता है तो मोस्टली तो मुझे ये डर रहता है। एक दो बार हुआ भी कि मैं गाड़ी लगा के गया, बंदा साइड से कोई भी निकाल के ले गया और स्क्रैच मारता वो चला गया। तो आपका या सोसाइटी में ओरिजिनल बच्चे वगैरह होते हैं तो बड़ा कलाकारियां दिखा देते हैं बच्चे। हाँ, तो ओरिजिनल जो पेंट है हम कह सकते हैं कि वो आपका सेफ रहेगा इससे? हाँ, इंटैक्ट रहेगा कम से कम। फिलहाल कोशिश तो कर ही सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल स्क्रैच है वो तो अपने आप ही निकल जाता है इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके लिए तो मैंने थोड़ा सा खर्चा किया कि नई गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है तो आदमी खर्चा कर ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हालांकि है, मेरी जो और दूसरी गाड़ियाँ उनमें मैंने कभी नहीं करा। कभी नहीं कराया। तो ये था पूरा आपका एक्सपीरियंस। और कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहते हो अपनी गाड़ी के बारे में, कमी, कोई कमी क्या लगी है? एक ITPMS दिया गया है, वो बिल्कुल मेरे को लगता नहीं क्यों दिया। या तो फुल प्रॉपर TPMS होना चाहिए था, या नहीं भी होता तो चल जाता है, क्योंकि ITPMS कई बार फॉल्स वार्निंग भी देना शुरू कर देता है। अच्छा, और उसके उसका लिए फिर मैंने वो JK ट्रील का एक आता है हाँ TPMS, हाँ, तो वो टायर के अंदर फिट होता है, वो मैंने लगवा लिया है। अच्छा, तो अब उससे हवा भरने में कोई दिक्कत नहीं होती? ये नॉर्मल यही है? हाँ, नॉर्मल ठीक हवा है। भरने का मैंने नाइट्रोजन इसमें फिलअप करवा रखी है वहीं से। तो आप जो बोल रहे हो जेके ट्रील वाला है ना, हाँ जी, हाँ जी। क्या उसको एप्लीकेशन से आपको कंट्रोल हाँ जी, करना वो पड़ता ऐप के थ्रू चलता है, वो मैं एक बार आपको दिखा हाँ, देता हूँ। दिखा दो। बाकी देखो, ये था पूरा, थोड़ी वीडियो जरूर लंबी हो गई है, बट आपको एक एक चीज़ जो है बाइक की जो मिल गई है। 9,000 किलोमीटर के आसपास चला रखी है गाड़ी, चलाने में और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? परफेक्ट चल रही है। Perfect मतलब एक बार बंदे को चला के जरूर देखनी चाहिए। ये इसका हाँ, ये देखो, ये यार बहुत सही चीज़ है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलता कि 1, 2, 3, 4 PSI का अंतर पड़ जाता है। ईवी में ज़्यादा मैटर करता है, एक तो भारी गाड़ी है और थोड़ा सा एवरेज का फ़र्क पड़ता है। हम लोग आइस वाली गाड़ियों में इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। हमें ये लगता है कि चलो भाई 18 का एवरेज नहीं तो 15 का एवरेज सही, लेकिन वो फिर कंसिडरेबल हो जाता है जब आप कैलकुलेशन में आ जाओगे। फिर थोड़ा सा ये भी अंदर सोच लेता है कि पेट्रोल पंप तो हैं, कहीं भी ख़त्म होगा तो भरवा लेंगे। ओके, तो ये सारी मेरा चीज़ें। सबसे अच्छा ये रहा कि मुझे पेट्रोल पंप में नहीं जाना पड़ता है। घर में आराम से आप शाम को आए, अपने चार्जिंग लगाई, सुबह आपकी फुल चार्ज है, आराम से उठाइए, चल दिए। अच्छा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आज के टाइम में क्या कंडीशन है? कंडीशन बेटर होते जा रही है। आप साल भर पहले जो कंडीशन थी उससे तो काफ़ी बेटर हो गई है, और होपफुली आगे भी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ इनिशिएटिव ले रही है चार्जिंग के लिए भी। अच्छा। जैसे लोगों को सब्सिडी दे रही है कि भाई गाड़ी लेने के लिए, इसी तरह चार्जिंग इंफ्रा पे भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने। हाँ। कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, जैसे कि मैं अभी राजस्थान गया था, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू लगा। राजस्थान में तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। हाँ, अभी मैं राजस्थान में बीकानेर गया था, तो मैं टाटा के शोरूम में भी वहाँ गया था। मैं जानबूझ के गया, और मैं एज अ बायर बन के ही वहाँ गया था कि मुझे नेक्सॉन लेनी है, और
कितने की पड़ेगी क्या है, तो उन्होंने जो बताया है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है फिलहाल में, जो राजस्थान में अभी चल रहा है। कोई अलग से सब्सिडी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। 5,500 के आसपास कोई अमाउंट था एक रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ वो लग रहा था, रोड टैक्स बिल्कुल नील था। मैंने कहा ये भी अच्छा इनिशिएटिव है, इस बहाने कम से कम गाड़ियाँ बिकेंगी तो फिर इंफ्रा भी आ जाएगा धीरे धीरे आएगा इंफ्रा। अभी जैसे राजस्थान में गाड़ियाँ बहुत थी और चार्जिंग इतनी नहीं थी राजस्थान में, ना तो गवर्नमेंट ध्यान देती है ना कुछ और, ये कहानी है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज देगी तो बंदा थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा खरीदने के लिए भी, जब खरीदेगा तो फिर इंफ्रा भी बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा है, डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है, डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये था पूरा। और कोई कमी गाड़ी के अंदर, कोई कमी आपको लगती हो? नहीं, वैसे तो मुझे कोई और कमी नहीं लगी। कोई नहीं, खुश हो गाड़ी से? परफेक्ट, पर 100% लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी नहीं, अगर आपका पैसा अलाउ कर रहा है, आपका बजट अलाउ कर रहा है तो बिल्कुल ले लेनी चाहिए। और अगर नहीं भी आप ले रहे हो तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बजट क्या, बेस वेरिएंट से मतलब टियागो ईवी आ रही है, रनिंग आपकी 50 किलोमीटर भी रोज की है तो परफेक्ट लेनी चाहिए आपको। एक साल में आपको काफी कुछ अमाउंट का डिफरेंस पता लग जाएगा। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप कोई भी नई गाड़ी ले रहे हो तो अगर आज के टाइम में ले रहे हो तो एक बार ईवी जरूर देखो। जरूरी नहीं है नेक्सॉन ईवी देखो, टियागो है, MG कॉमेट है, आपकी मतलब बजट वाली बता रहा हूँ, C3 है, कोई भी देखो, बहुत इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट हो रहा है। जब भी आप कंपेयर करो तो आप कोशिश करो कि आप किसी भी आइस मॉडल के जो ऑटोमेटिक वाला मॉडल है उससे हमेशा कंपेरिजन करो। लोग क्या करते हैं कि आइस वाला बेस उठा लेते हैं कि भाई मेरी तो पंच इतने से आ रही है, नेक्सॉन तो 8 लाख से चालू हो जाती है, 9 लाख से चालू हो जाती है, आपकी तो 18 लाख की है। राइट, तो मैं कहा 18 लाख की जरूर, लेकिन आप ये देखो उसका जो टॉप मॉडल है वो 11-12 लाख का पड़ता है। उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कितना डिफरेंस है, वो क्या आपकी इतनी रनिंग है कि आप उसको वर्थ है आपके लिए कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल अपनी चॉइस है, लोग अपने हिसाब से चीज़ें लेते हैं। तो ये था पूरा भाई का ओनरशिप रिव्यू, तरुण भाई का। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट आपको एक एक चीज़ जो है भाई ने बता दी है। अच्छा एक्सपीरियंस है भाई का। प्राइम है, मैक्स है, कोई फीचर्स के डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रेंज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। बाकी इन्होंने जो सारी चीज़ें कवर कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।